हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो देखेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है, ये इसको आज हम कवर करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक ना डियर फ्रेंड्स। आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिल जाते हैं और मिलकर एक तीसरा यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आप ध्यान देंगे। अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखते हैं, जैसे जल है, H2O है, H2O जल। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखेंगे अगला हम बता दें कि अगर आप ध्यान देंगे, जैसे आप देखे होंगे कार्बन के अणु और ऑक्सीजन के अणु मिलकर बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी होती है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप देखेंगे, अगला बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उलट नहीं किया जाता। इसका मतलब ये है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया बन गई, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर जल बन गया, तो जल से फिर पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। अब बता देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है, उसमें शामिल क्या क्या चीज़ होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी यौगिक है तो उसकी अवस्था में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, तो रंग में उसके परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे यौगिक हैं, उसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप उसके रंग में भी परिवर्तन कुछ न कुछ आ जाता है, उसके अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तापमान में परिवर्तन हो जाता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जैसे अनेक गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि का उत्सर्जन भी होता है। इसको आप ध्यान देंगे। अवस्था में परिवर्तन का मतलब कि जैसे अवस्था आप देखेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, जो तीन अवस्थाएं होती है, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। अगर ठोस है तो कभी गैस हो जाता है, कभी गैस है तो कभी ठोस हो जाता है, तो कहीं ठोस से सीधे द्रव में भी चली जाती है। चलिए अगला देखेंगे। अगर बात करें कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में होती है कि नहीं होती है, कितनी होती है, तो इसको हम देखेंगे। तो दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हमारे और आपके दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो हम करते हैं ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। जो आप देखे होंगे कि लोहे पर जंग लग जाती है, तो लोहे पर जंग बहुत धीरे धीरे लगती है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य यौगिक। जी हाँ, देखेंगे आप कि रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य यौगिक कौन कौन होते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या होता है, तो इसको आप देखेंगे। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद दो मिलकर, पहला होता है आप देखेंगे अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद मिलकर रासायनिक अभिक्रिया को अंतिम रूप देने का कार्य करते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, इसको आप देखेंगे। आप देखिए, आपको कन्फर्म होते हुए चला जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे पहले जो पदार्थ हिस्सा लिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ पदार्थ होता है, अगर बन जाता है रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी यौगिक हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये आप ध्यान देंगे। देखते हैं जैसे कि इसमें अभिकारक और उत्पाद क्या है, तो आप देखेंगे जो C है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाते हैं। तो आप देखेंगे C और O2, जो कार्बन और ऑक्सीजन के अणु मिले हैं, तो इन्हीं को हम कहेंगे अभिकारक। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, अभिकारक। लेकिन जो ये बनाते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं। ये आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन को N से, Fe को, जो लोहा होता है लोहा को Fe से, जो हीलियम होता है He से, नियान Ni से, अनेक जो है ना, इसको जिस प्रतीक से निरूपित किया जाता है, इसी के लिए हमारे रासायनिक समीकरण को अंतिम रूप देने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ी। इसको आप ध्यान देंगे।
तो बात करेंगे इसमें भौतिक अवस्था भी प्रदर्शित करती है। तो क्या होता है भौतिक अवस्था? भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस पाई जाती है। तो इनको किसी भी रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए ये भी बहुत बहुत आवश्यक होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया में यश को सॉलिड से, जहाँ पे ठोस होता है, ठोस उसको यश से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कार्बन हो गया यश से, और जैसे जल हो गया, जल लिक्विड है तो लिक्विड को यल से प्रदर्शित करेंगे। अगर लिक्विड लिखा गया तो वहाँ पे कोष्टक में यल ऐसे लिख देंगे, और जहाँ पे ठोस है ठोस को ऐसे लिख देंगे, गैस है तो गैस को ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, ये आप ध्यान देंगे। तो देखेंगे यस फॉर सॉलिड है, सॉलिड को ठोस, ठोस को यस से प्रदर्शित करते हैं, लिक्विड, लिक्विड द्रव, द्रव्य को यल से प्रदर्शित करते हैं, और गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं। और जली विलयन की बात करें तो एक्वस, एक्वस को जली विलयन कहते हैं, जिसको एक क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे आपका क्रियाकलाप 1 है, आप देखे होंगे इसमें दिया है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ध्यान देंगे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को यहाँ पे देखिए हम यश से प्रदर्शित किए, मतलब कि क्या है, ये सॉलिड ठोस को प्रदर्शित करता है, मैग्नीशियम यश है। और इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है वो गैस होती है, तो इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। तो फलस्वरूप का क्या बना, MgO, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो कैसा है, ठोस है, ये भी आप ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत प्रकार होते हैं, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखेंगे पहला है उसमें योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक नया तीसरा यौगिक बनाते हैं, एक ही यौगिक बनाते हैं, ये अलग यौगिक बनाते हैं, उसको हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक मतलब संयोग होता है, संयोगात्मक अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। योगात्मक अभिक्रिया में आप देखेंगे जैसे कि कोई तत्व ए है, कोई बी है, आपस में ए और बी मिलकर एक नया बनाते हैं और एक ही बनाते हैं, इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो कार्बन है, कार्बन ठोस अवस्था में पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाई जाती है। तो C और O2 आपस में अभिक्रिया करेंगे तो CO2 बनाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गैस अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस होती है तो इसको जी से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल जो होता है वो लिक्विड होता है, इसको जल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला योगात्मक अभिक्रिया, आप समझ गए होंगे। योगात्मक अभिक्रिया दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक नया तीसरा यौगिक बनाते हैं और एकल यौगिक बनाते हैं, उसी को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एकल यौगिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो दो मिले हैं लेकिन बना रहे हैं एक, इसी को हम एकल कह रहे हैं, आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने वियोजन अभिक्रिया। आप ध्यान देंगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन नाम से ही कन्फर्म है फ्रेंड्स कि वियोजन किसी भी वस्तु को वियोजित हो जाना, वियोजित मतलब टूट जाना ही इस अभिक्रिया का मुख्य श्रेय होता है। ठीक ना, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है, एक से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। आगे देखें आप योगात्मक अभिक्रिया, और योगात्मक अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक यौगिक बनाते थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर एक से अधिक यौगिक बनाएंगे, ये भी आप ध्यान देंगे। जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई ए यौगिक है, ए टूटेगा तो A प्लस B में टूट जाएगा, मतलब दो यौगिक बना लेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ही CO2 बना और ये टूटा तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ये भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं वियोजन के प्रकार। वियोजन के 3 प्रकार होते हैं। आप देखेंगे, अगला देखेंगे कि वियोजन के कितने प्रकार होते हैं। तो वियोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उष्मी वियोजन, दूसरा होता है विद्युत वियोजन और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। तो पहला देखते हैं उष्मी वियोजन किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा वियोजित हो जाती है, अगर उसको उष्मा दिया जाता है उस अभिक्रिया में तो वह वियोजित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं उष्मी अभिक्रिया। तो उष्मी अभिक्रिया क्या होता है? जैसे कि आप देखेंगे CaCO3 जो कि ठोस अवस्था में है, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो ठोस अवस्था में, अगर इसको उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें परिवर्तित हो जा रहा है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, उष्मा पाता है या कोई उत्पाद है, उत्पाद को उष्मा ज्यों ही दिए और यह देखिए टूट गया। तो जो टूट गया किसके कारण टूटा? तो उष्मा के कारण टूटा, तो इसका नाम हो गया उष्मी अभिक्रिया, उष्मी वियोजन।
अगला देखते हैं विद्युत वियोजन क्या होता है। विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अगर कोई विलयन है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए, कोई यौगिक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या होता है कि उसका वियोजन हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जल कोई द्रव्य है, अगर द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई है जल में, तो उसके जो अणु हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गए। अब देखिए, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटे तो कौन सा वियोजन हो गया, तो विद्युत वियोजन हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन होता क्या है कि यह किसी भी अभिक्रिया अगर हो रही है, अभिक्रिया को अगर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है और उसके अणु वियोजित हो जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि AgCl2 है जो ठोस अवस्था में, जिसको देखेंगे प्रतीक यस से प्रदर्शित किया गया है, ठोस अवस्था में। और सनलाइट मतलब सूर्य की प्रकाश किरणें, सूर्य के प्रकाश किरणें में अगर इसको हम कर रहे हैं तो अब देखेंगे Ag+Cl में टूट गया। आप देख रहे हैं, तो ये हो गया प्रकाशीय वियोजन, ये हो गया विद्युत वियोजन। और ऊपर देखें आप उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन में उष्मा के द्वारा अभिक्रिया हो रही है और विद्युत वियोजन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हो रही है। और प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश की किरणें द्वारा जो अभिक्रिया हो रही है। अगला देखते हैं। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब नाम से ही कंफर्म हो गया कि विस्थापित हो जाना, किसी भी यौगिक या अणु को विस्थापित हो जाना, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब जो शक्तिशाली होता है वो कम शक्तिशाली को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान कवर कर लेता है। तो इसको आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। क्या होता है अगला डिफिनीशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखेंगे आप, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे Fe लोहा है जो ठोस अवस्था यस में है, और कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस जली विलयन है, जो एक्वस है AQ से जो होता है वो जली विलयन। ठीक, अब देखिए लोहा और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया किए और जो Fe है Fe वो इसके SO4 से अभिक्रिया कर गया जो इसको विस्थापित कर दे रहा है, Cu को इससे विस्थापित कर दे रहा है। तो बन गया क्या, FeSO4 और Cu को विस्थापित कर दिया। आप देख रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु से विस्थापित हो जाती है। सीधा नाम ही से कन्फर्म है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विस्थापन अभिक्रिया होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, जहाँ पे उसे द्विस्थापन अभिक्रिया होती है, एक दूसरे में स्थापना हो जाती है। जो पहला यौगिक होता है दूसरे यौगिक के अणु को अपने में, और जो दूसरा होता है वो पहले से अभिक्रिया कर लेता है। तो इसको कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, तो इसको हम द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, तो देखिए, जैसे देखिए अब सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और अभिक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, तो बन क्या रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो आप देखेंगे जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट वो क्या कर रहा है कि जो सोडियम सल्फेट का SO4 है वह बेरियम क्लोराइड के Ba से अभिक्रिया कर रहा है, और जो क्लोराइड है वो Na2 से अभिक्रिया कर रहा है, तो इस प्रकार NaCl बन जा रहा है और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जा रहा है। अगला देखते हैं। अगला आप देखेंगे उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो इसको आप कन्फर्म तरीका से समझिए। जैसे पदार्थों में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो वहाँ पे उपचयन होता है। और इसका एकदम उल्टा आप देखेंगे कि जहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अगर H+ हो और ऑक्सीजन की कमी हो, O2- हो, वहाँ पे अपचयन होता है। जैसे कि उपचयन का अगर हम बात करें, उपचयन का उदाहरण देखेंगे, जैसे C और O2 कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक क्या बना रहे हैं CO2 हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एक का क्या होगा, इसका उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन जहाँ पे जुड़ेगा उसका उपचयन होगा और जहाँ पे ऑक्सीजन दूर हटेगा वहाँ पे अपचयन होगा। ये देखिए CuO है तो कॉपर से ऑक्सीजन दूर हट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आप सीधा देख लीजिए। अगला देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन के अभिक्रिया के प्रकार। जो उपचयन अभिक्रिया है वो हमारे दैनिक जीवन में कैसी होती है। जैसे संक्षारण आप देखते होंगे, संक्षारण में क्या होता है कि जब धातु कोई होती है आर्द्रता वायु और पानी के संपर्क में आती है तो संक्षरित हो जाती है, तो इसी तरह संक्षारण होता है। जैसे लोहे पर जंग लग जाना, लोहे पर जंग लग जाती है तो संक्षारण उसका धीरे धीरे हो जाता है। चांदी की काली परत चढ़ जाना, जैसे चांदी है कोई उस पर काली परत चढ़ जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का काली पड़ जाना और तांबे पर हरी परत का जम जाना, सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण ही लोहे पर जंग लगती है, चांदी पर काली परत चढ़ जाती है और तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। ये भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। अगला है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी नाम से ही आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी, शोषी मतलब सोखना, ऊष्मा के पाने से यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि ऊष्मा पाने से जो अभिक्रिया होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया होगी और उसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलेगी उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसके हो जाने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे CH4 मेथेन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 और प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और इसके बाद ऊष्मा का निर्माण करते हैं, इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उसमें ऊष्मा भी निकलती है, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस अभिक्रिया को जो ऊष्मा को संपूर्ण कराने के लिए, अभिक्रिया को संपूर्ण कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सोडियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे और ऊष्मा की आवश्यकता होगी, सोडियम ऑक्सीजन को अगर एक जरकन में रखकर और उसे ऊष्मा देंगे तो बनेगा 2NO सोडियम ऑक्साइड। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, कक्षा 10 वाले स्टूडेंट खास करके।